गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मेरा नाम विजय है और स्वागत है आपका हमारे चैनल में वी आर स्टडी विद टारगेट। तो आज का टॉपिक है भारतीय इतिहास। ये कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री की एक सीरीज है, राइट। इसका ये पार्ट 6 है। पार्ट 5 तक मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुका हूँ, आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है, आपको ये चैनल पसंद आता है, ये वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपको ये पार्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें मैं हिस्ट्री के मैक्स टू मैक्स जितने भी क्वेश्चन कवर हो सकते हैं, मैं सारे इसमें कवर करूँगा। अगर पुराने पीछे किसी पार्ट्स में या 1 से लेके 5 तक जो पार्ट मैंने डाले हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन उसमें रह गए होंगे, तो वो मैं आगे कवर कर लूँगा, राइट? तो फिर शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आज का, भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहते हैं हम लोग? महर्षि कर्णाद को। महर्षि कर्णाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्या करते थे आर्य? कृषि और पशुपालन। तो कृषि कृषि और पशुपालन आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक काल में गाय को क्या कहकर पुकारा जाता था? तो क्या कह के पुकारा जाता है वैदिक काल में गाय को? अधन्या। वैदिक काल में गाय को अधन्या कह के पुकारा जाता था। अधन्या का मतलब होता है नाम मारे जाने योग्य पशु, मतलब जिसकी हत्या नहीं करनी है, ठीक है। आर्यों के प्रिय देवता कौन थे? तो आर्यों के प्रिय देवता कौन थे? इंद्र। कौन थे? इंद्र। आर्यों के प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्य द्वारा कौन सी धातु खोजी गई? तो कौन सी खोजी गई थी धातु? लोहा। लोहे का आविष्कार पहले नहीं था, मतलब पहले लोग लोहे का यूज नहीं करते थे। जब आर्यों के टाइम पे लोहा मतलब समझ लो कि खोजा गया था आर्यों के समय पे। और आर्य जो थे वो लोहे को श्याम अयस कहते थे। क्या कहते थे? श्याम अयस। ये शब्द जो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि आर्य द्वारा लोहे को क्या कहा जाता था? श्याम अयस कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में व्यापार हेतु दूर दूर जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में मान लो व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए जो लोग दूर दूर जाते थे, दूर दूर मतलब अलग अलग देशों में चले जाते थे, उन्हें क्या कहते थे? तो उन्हें कहते थे पणी। क्या कहते थे? पणी कहते थे। जो व्यक्ति व्यापार के लिए वैदिक काल में दूर दूर जाया करते थे, ठीक है। एक बार आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, हर एक हिस्ट्री में क्या है कि हिस्ट्री में ना एक तो वैदिक काल है, ठीक है, हालांकि बहुत सारे टाइम्स है, मगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वैदिक काल है, एक मौर्य काल है, एक गुप्त काल है और एक अशोक का जो क्या कहते हैं अकबर का, सम्राट अकबर अकबर का मुगल काल है। इन टाइम पीरियड के अंदर किस व्यक्ति को क्या कहा जाता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप किसी भी स्टेट लेवल के पीसीएस के एग्जाम देखोगे, यूपीएससी के एग्जाम देखोगे, राइट, या कोई अदर एग्जाम भी देखोगे, तो वहाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है पहले, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। मान लो जैसे मुगल काल में जो अश्व जो थे, उसके जो सेनापति थे, उसको क्या कहते थे? जो बाजार का जो क्या कहते हैं अध्यक्ष था, उसे क्या कहते थे? तो किस पोजीशन को क्या कहा जाता था, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो 3-4 काल बताए मैंने, वैदिक काल हो गया, मौर्य का काल हो गया, ठीक है, क्या कहते हैं अकबर का काल हो गया, गुप्त काल हो गया, इसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं पीछे, ठीक है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आई रिक्वेस्ट टू यू कि इस पे अच्छे से ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, नेक्स्ट करते हैं, ऋग्वेदिक काल में ब्यास नदी को क्या कहते थे? ये नदियों वाला क्वेश्चन है, प्लीज आप जरूर कर लेना कि किस नदी को क्या कह के पुकारा जाता था, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऋग्वेदिक काल में व्यास नदी को क्या क्या नाम था? ये क्या क्या कहा कहते थे उस समय? तो ऋग्वेदिक काल में व्यास नदी को विपाशा कहते थे। तो ऋग्वेदिक काल में व्यास नदी को क्या कहते थे? विपाशा कहते थे। मैं कोशिश करूंगा इस सीरीज के अंदर कि सारी नदियों के नाम कवर करूं जो जिनको कहते थे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। कई बार क्या होता है, देखो यूपीएससी या पीसीएस के कोई एग्जाम होते हैं, तो वहाँ पे कई बार इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि आपको 4 कहते हैं नदियां दे देंगे और 4 नाम दे देंगे, तो आपको मैच करना होता है। पीसीएस के एग्जाम में मोस्टली ऐसे ही आता है, ठीक है, नदियां दे देंगे, नाम दे देंगे, आपको मैच करना होता है। तो देखिए 4 ऑप्शंस होते हैं उसके, राइट। तो आपको एटलीस्ट 2 या 3 तो आपको पता होना चाहिए ताकि आप उसका करेक्ट आंसर तक पहुंच सको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट अशोक की माता का क्या नाम था? तो सम्राट अशोक की माता का क्या नाम था? शुभांगी। तो शुभांगी जो था वो सम्राट अशोक की माता का नाम था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? उनकी मृत्यु हुई थी श्रवण बेल में। कहाँ पे हुई थी? श्रवण बेल गोला में। और कैसे हुई थी उनकी चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु? वो हुई थी उपवास के दौरान। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को मतलब अपना लिया था। और जैन धर्म के अंतर्गत उस समय क्या, अभी भी होता होगा, उस समय क्या था कि जो मोक्ष की जो प्राप्ति होती थी वो उपवास के मतलब माध्यम से होती थी। ये रास्ता बताया जाता था कि आप उपवास के थ्रू अपनी जो लास्ट आपकी जो एज का पड़ाव है वो आप उपवास के दौरान निकालो। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो इतने बड़े सम्राट हुए हैं, उनकी जो मृत्यु हुई थी वो उपवास के कारण हुई थी। मतलब उन्होंने खुद भूखे रह के ही अपनी मृत्यु कर ली थी। और कहाँ हुई थी उनकी मृत्यु? स्वर्ण बेल गोला में। कहाँ? स्वर्ण बेल गोला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? देखिए हिस्ट्री के अंदर क्या होता है, हिस्ट्री के ना इतिहासकारों के अपने अपने मत होते हैं, राइट। कहीं पे मिलता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को कभी अपनाया ही नहीं, राइट। क्योंकि क्या था कि अशोक ने अपना खुद का धर्म अपनाया था जो धम्म था। धम्म जो धर्म है, मतलब वो पर्टिकुलर धर्म नहीं था, उसने एक नई चीज स्टार्ट की थी जिसको वो धम्म कहता था, धम्म, राइट। मगर अगर आपको इस क्वेश्चन आता है कि जो सम्राट अशोक है वो किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर उसने बौद्ध धर्म को अपनाया या किसने उसको दीक्षा दी, तो उसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उपगुप्त। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि क्वेश्चन आया अगर आप बोल दो कि यार ऐसा तो था ही नहीं। क्योंकि अगर क्वेश्चन आया तो उसका आंसर जरूर होगा। तो हर एक इतिहासकारों के मत अलग अलग होते हैं, मगर अगर क्वेश्चन ऐसा आपको आता है एग्जाम में कि सम्राट अशोक ने जो बौद्ध धर्म को अपनाया था या किससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था या किससे दीक्षा ली थी, तो आंसर होगा उपगुप्त। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अशोक के काल में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? मैंने पीछे आपको बताया था कि इस टाइप की चीजें इंपॉर्टेंट होती है, पोजीशन इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो अशोक के काल में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को, ठीक है, यानी कि जो जज होता था उसको क्या कहते थे? तो राइट आंसर क्या रहेगा उसका? रजुक। क्या कहते थे? रजुक कहते थे जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को। ओके, जो जज होते थे उस समय अशोक के काल, देखिए मैं आपको दोबारा बताता हूँ, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, ये अशोक के काल की बात हो रही है, ये सल्तनत काल या मुगल काल के बारे में बात नहीं हो रही है। हर टाइम पे चीजें बदल जाएगी, पोजीशन वही रहेगी, नाम बदल जाएगा। ठीक है, ये अशोक के टाइम की पीरियड की बात हो रही है, चंद्रगुप्त मतलब मौर्य काल की बात हो रही है। तो मौर्य काल के अंदर या अशोक के पर्टिकुलर टाइम के अंदर न्यायालय के न्यायाधीश को रजुक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य काल में बिना वर्षा के अच्छी खेती, यानी कि बारिश तो नहीं है, वहां पे बारिश नहीं हो रही, ना पानी है, मगर फिर भी वो भूमि जो है वो अच्छी खेती दे रही है, तो उसको क्या कहा जाता था? उसे कहते थे अदेय मात्रक। क्या कहते हैं? अदेय मात्रक। ठीक है, ये नाम थोड़ा सा टफ है मगर उसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक की माता का क्या नाम था? ये हमने शायद पहले कर लिया है। हाँ, ये क्वेश्चन हमने पहले कर लिया है कि अशोक की माता का नाम क्या था? शुभांगी। शुभांगी जो था अशोक की माता का नाम था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? यानी कि जब अशोक ने राजगद्दी संभाली थी अपनी, ठीक है, अपने पिता के बाद, तो उस समय वो कहाँ का राज्यपाल था? तो कहाँ का राज्यपाल था वो? अवंती का। ठीक है, अवंती का राज्यपाल था अशोक, जिस समय उसने राजगद्दी संभाली थी, यानी कि राजगद्दी संभालने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। अशोक के किन लेखों से उसका नाम अशोक मिलता है? एक्चुअली क्या था कि अशोक के कई सारे लेख हैं, ठीक है। जब इतिहासकारों ने लेखों को खोदना शुरू किया था तो पहले उनको पता ही नहीं चला था कि ये जो लेख लिखे, अभिलेख लिखे, ये किसने लिखे है। ठीक है, यहाँ पे जो लेख लिखा ना, ये वर्ड गलत लिखा है, अभिलेख होना चाहिए। ठीक है, तो अशोक के जो अभिलेखों में किस अभिलेख से मालूम पड़ता है कि उसका नाम अशोक, मतलब वो अशोक के बारे में बात कर रहा है या ये अभिलेख अशोक ने ही बनवाया था? तो कौन सा है वो है मास्की। मास्की और गुजरा। ठीक है, मास्की और गुजरा जो अभिलेख है, उससे मालूम पड़ता है कि इसका नाम ये अशोक ने बनाया था, क्योंकि वहां पे उसने पर्टिकुलर अपना नाम अशोक लिखा है। नहीं तो जो बाकी जो उसके अभिलेख है ना, उसमें वो अपना देव प्रिय दर्शनी ऐसे नाम लिखा करता था। मगर जो ये मास्की और गुजरा जो अभिलेख है, इसमें उसने बताया कि मेरा नाम अशोक है। ओके, उससे फिर रिलेट किया इतिहासकारों ने कि इसका मतलब जो वो अभिलेख है वो ये अभिलेख से सारे अभिलेख एक ही
सम्राट की है जो अशोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों में अशोक को किस नाम से जाना जाता था? पुराणों में भी अशोक का नाम दिया गया है, तो किस नाम से जाना जाता? अशोक वर्धन। अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता था पुराणों में अशोक को। किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध की दीक्षा दी थी? तो राइट आंसर क्या है? उपगुप्त। ये क्वेश्चन में रिपीट है। ओके, तो किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बुद्ध की बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? उपगुप्त ने दी थी। अशोक के किस स्तंभ लेख से अजीवकों का उल्लेख मिलता है? तो अशोक का देखो, अशोक के जो स्तंभ लेख है ना, उसको भी याद करके जाना, इंपॉर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, हिस्ट्री में, क्योंकि अशोक अकबर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि अशोक के किस स्तंभ लेख से अजीवकों का उल्लेख मिलता है? तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? राइट आंसर सातवें स्तंभ लेख से। जो अशोक का सातवां स्तंभ लेख है, उससे अजीवकों का उल्लेख मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसको भेजा? तो अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए श्रीलंका भेजा। किसको भेजा था? तो अपने पुत्र महेंद्र को और अपनी पुत्री संघमित्रा को। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहां भेजा था? श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण कराया था? तो बेसिकली ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण कराया था? तो कितने थे वो? 84,000। तो बौद्ध परंपरा के अनुसार या बौद्ध लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में शिलालेख मतलब शिलालेख क्या होता है? शिला मतलब चट्टान, ठीक है, कोई पत्थर, बड़ा सा पत्थर, चट्टान जिसे कहते हैं। वो उस समय क्या होता था? उसमें ऐसा तो होता नहीं था कोई बुक्स वुक्स का था हिसाब किताब। उसमें लोग क्या करते थे कि चट्टानों पे लिखते थे। जो मतलब जो शुरू किया था ना ये चट्टानों पे लिखना, पत्थरों पे लिखना, वो किसने शुरू किया था? वो अशोक ने शुरू किया था। अभी थोड़ा टाइम पहले मैं टीवी में देख रहा था जूनागढ़ का, राइट। तो जूनागढ़ में भी एक जगह है जहाँ पे एक म्यूजियम है, वहाँ पे बड़ी सी शिलालेख रखी गई है जिसपे अशोक का जो विचार है वो लिखे गए हैं, वो ब्रह्मलिपि में लिखे गए हैं, राइट। अगर आपके पास टाइम हो तो आप जाके चेक कर सकते हैं, यूट्यूब में आपको दिख जाए, मिल जाएगा। ठीक है, तो भारत में जो शिलालेख का प्रचलन था, तो सबसे पहले जो शुरू किया था शिलालेख पे लिखना, पत्थरों पे लिखना, जो शुरू, पत्थरों में मतलब हालांकि इससे पुराने टाइम में भी पत्थरों पे लिखा जाता था, मगर वो लिपि तो आज तक कभी पढ़ी नहीं गई। मगर जो लिपि पढ़ी गई वो थी अशोक की। और अशोक ने क्या किया था? अशोक ने शिलालेख का मतलब क्या होता था कि वो, जैसे उसको साम्राज्य बहुत बड़ा था, राइट, तो वो अपने आदेश कैसे जारी करता था? तो अपने आदेश क्या करता था? वो जगह जगह जितने भी राज्य थे वहां पे शिलालेखों पे लिखवा देता था, राइट। तो ऐसे उसके कई सारे शिलालेख हैं। और जो उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे प्रचलित जो क्वेश्चन जहाँ से बनता है वो है 13वां शिलालेख, जो कि कहाँ है? उड़ीसा में है, जो कलिंग युद्ध के बाद लिखा गया था, जहाँ पे उसने युद्ध के बाद जो लोग मारे गए थे उनके परिवार वालों से क्षमा याचना की थी। तो कहा जाता है कि इतिहास में ये पहला एक सम्राट हुआ है जिसने इतनी क्षति पहुंचाने के बाद वहां की जनता से क्षमा मांगी है। इवन जितने भी आप हिस्ट्री चेक करोगे वहां सब लोगों ने क्षति पहुंचाई है, मगर किसी ने क्षमा नहीं मांगी। इसलिए जो अशोक है वो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी भारत के जो हमारा जो फ्लैग है उसमें हमने अशोक चक्र को लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अशोक के शिलालेखों में खरोष्टी खरोष्टी लिपि का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो अशोक के जो शिलालेख है उसमें खरोष्टी लिपि है एक, ठीक है, उसके अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? शाहबाज गिरी से। कहाँ से? शाहबाज गिरी से। हालांकि इंडिया की बात नहीं है, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो सारा एक ही था, मगर अब तो जैसे वो हो गया है, क्या कहते हैं, पार्टीशन हो चुका है। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि अशोक के शिलालेखों में खरोष्टी लिपि का जो अभिलेख है, यानी कि जो अभिलेख जो खरोष्टी लिपि में लिखा गया है, ठीक है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो उसकी जगह का नाम है शाहबाज गिरी। शाहबाज गढ़ी कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। और यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो खरोष्टी लिपि जो है वो दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक से संबंधित अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया है? तो अशोक से संबंधित जो अभिलेख है उनको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है।
ये नहीं क्वेश्चन पूछ रहा है कि अशोक के कितने कितने अभिलेख है, या ये पूछ रहा है कि जो अभिलेख थे, मतलब जो वो लिखता था वो कैसे लिखता था। तो 3 भागों में है, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। इसका मतलब क्या होता है? शिलालेख का तो मतलब हो गया कि मैंने आपको बताया कि जो चट्टानें होती थी, पहाड़ पहाड़ तो नहीं, मतलब जैसे बड़े-बड़े पत्थर होते थे पहाड़ों पे, मान लो किसी बहुत बड़ी चट्टान सी है, बहुत बड़ा पत्थर है, तो उस पे लिखते थे, उसे कहते थे शिलालेख। स्तंभ लेख होता था कि वो खुद ही अपना एक स्तंभ बना लेते थे, मतलब लोहे का स्तंभ बना लिया, कैसे भी करके उन्होंने स्तंभ बना लिया, उस स्तंभ पे लिखते थे, राइट। गुहा लेख होता था कि गुफाओं में जाके लिखते थे। जो गुफाएं होती थी उस समय तो इतना ज्यादा था नहीं, सारा इंडस्ट्रियल एरिया इतना, उस समय तो बिल्कुल जंगल हुआ करते थे। तो गुफाएं हुआ करती थी, तो ये गुफाओं में जाके लिखा करते थे। ठीक है, जैसे अजंता अलोरा की गुफाएं हैं, ठीक है, खुजराहो की गुफाएं हैं, वहां पे जो अभिलेख लिखे गए हैं वो उनको क्या कहते हैं? गुहा लेख कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने की सबसे पहली सफलता कब मिली थी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो अशोक के जो अभिलेख थे उनको पढ़ने की सबसे पहली सफलता कब मिली थी? कब मालूम पड़ा था हमें कि हाँ ये अशोक के है और उसने क्या लिखा है इसके अंदर? तो कब था? 1837, 1837 में। ठीक है, किसने की थी? जेम्स प्रिसेप ने लिखी थी। ठीक है, जो जेम्स प्रिसेप थे, इन्होंने सबसे पहले जो अशोक के अभिलेख थे, हालाँकि अशोक के अभिलेख तो पहले से पढ़े हुए थे, मगर उनको कोई पढ़ नहीं पाया, तो इन्होंने सबसे पहले उसको पढ़ने में सफलता हासिल की, और किस समय था? 1837 की बात है ये, ठीक है? कौन थे? जेम्स प्रिसेप्स। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रट लेना, दिमाग में डाल लेना। ईयर भी 1837, और किसने किया था? वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अशोक के किस लेखों में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो ये मैंने शायद पहले बताया शायद आपको। तो 13वां जो शिलालेख है उसका, उसमें उसका कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। कलिंग जो है पुराने टाइम में कलिंग, और आज के टाइम में क्या? उड़ीसा। ठीक है, पुराने टाइम में जो कलिंग था वो आज के टाइम में क्या है? उड़ीसा है। तो आप जब उड़ीसा में जाओगे तो आपको ये 13वां शिलालेख वहां पे आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप यूट्यूब में आप जाके चेक करो, आपको दिख जाएगा कि 13वां शिलालेख उड़ीसा में है, जिसको पहले कलिंग कहा जाता था। इसमें उसने क्षमा याचना करी है, बताया गया है कि मेरे द्वारा जो लोग मारे गए हैं उनके परिवारजनों से मैं क्षमा याचना करता हूँ। तो ये पहला एक ऐसा राजा हुआ है इतिहास में जिसने इतने नरसंहार के बाद भी क्षमा याचना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अशोक ने अपने किस शिलालेख में बताया है कि मनुष्य और पशु दोनों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए? देखिए, अभी तक इतिहास में इससे पहले ऐसा सम्राट पैदा नहीं हुआ जिसने ये बोला हो कि मनुष्य और पशु दोनों के लिए चिकित्सा की, मतलब मेडिकल जो सुविधाएं हैं, मेडिकल जो आपके फैसिलिटी है वो होनी चाहिए। अभी तक मनुष्यों पे ही चलता था पीछे तक कि हाँ भी ठीक है, मनुष्यों के लिए होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मगर अशोक ने ये बताया कि जितने मनुष्य इंपॉर्टेंट है उसके लिए, उतने पशु भी इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो ये पहला ऐसा सम्राट पैदा हुआ जिसने ये बोला था कि मनुष्य और पशु दोनों के लिए ही जो मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए, ये नेसेसरी है दोनों के लिए। ओके, तो कौन था? कौन सा अभिलेख था जिस अभिलेख से बताया गया था? दूसरा अभिलेख था, दूसरा जो शिलालेख है इसका, उसमें उसने बताया गया है कि मनुष्य और पशु दोनों के लिए चिकित्सा और व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी संख्या है? 14, 14। कितने शिलालेख है अशोक के? 14। और इंपॉर्टेंट कौन सा सबसे ज्यादा? 13। ठीक है, हालांकि सारे इंपॉर्टेंट है, मगर जो अगर उन 14 में से भी निकाले, अगर फिल्टर करके, तो 13 सबसे इंपॉर्टेंट है, जो थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने, जो कलिंग युद्ध से रिलेटेड है। और कहाँ पे है वो कलिंग युद्ध से रिलेटेड? जो 13 जो शिलालेख है, उड़ीसा में है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के स्तंभ लेखों की लिपि कौन सी है? तो अशोक के स्तंभ लेखों की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था कि खरोष्टी लिपि भी है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ये दोनों लिपियां जो है वो अशोक के इस, देखिए वो जो लिपि थे ना, खरोष्टी लिपि, वो शिलालेखों की थी, राइट। ये जो लिपि है, ये जो है स्तंभ लेखों की है। लिपियां उस समय दोनों चलती थी, ब्रह्म लिपि भी चलती थी, खरोष्ट लिपि भी चलती थी, राइट। मगर जो शिलालेखों के लिए, आप बिल्कुल डीपली अच्छे से पढ़ना है इसको, शिलालेखों के लिए जो खरोष्टी लिपि लिखी गई थी उसने, जो हमें पाकिस्तान में जिसका मिला है, वहाँ पे एविडेंस मिला है। मगर अगर स्तंभ लेखों की बात की जाए तो कौन सी लिपि होगी? ब्रही लिपि होगी। ध्यान रखना दोनों चीजों को, दोबारा रिपीट करता हूँ। शिलालेख जो है उसके अंदर
खरोष्टी लिपि मिली है, ठीक है। मगर जो स्तंभ लेख है वो कौन सी लिपि में लिखे गए थे? ब्रही लिपि में लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? तो स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7। और शिलालेखों की कितनी है? 14। ठीक है, शिलालेखों की कितनी है? 14। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा है? 13 वाला इंपॉर्टेंट, जो कलिंग में है। स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अशोक के किस स्तंभ लेखों को अकबर ने कौशाम्बी से इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोबारा रिपीट करता हूं। अशोक के किस स्तंभ लेख को अकबर ने कौशाम्बी से इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया? तो कौन सा था वो? प्रयाग स्तंभ लेख। अशोक का जो प्रयाग स्तंभ लेख था उसको अकबर ने कौशाम्बी से इलाहाबाद में अपने किले में स्थापित कराया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है ये बताता हूँ आपको। क्योंकि हिस्ट्री में दो पात्र है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दो करेक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, अशोक अकबर। इस क्वेश्चन के अंदर दोनों ही है, राइट। तो ये इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है। तो यार ना, प्रयाग स्तंभ लेख जो है वो अकबर ने क्या किया था? कौशाम्बी से कहाँ लेके आ गया था? उसको इलाहाबाद लेके आ गया था। और जो प्रयाग स्तंभ किसका है? वो अशोक से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अशोक के किस स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया? तो कौन सा अभिलेख है, कौन सा स्तंभ लेख है जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया? तो वो है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। तो आपको वैसे ही याद रहेगा, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, ठीक है, जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। मगर क्वेश्चन जो है ना, माइट भी ऐसे भी आ सकता है कि अशोक का दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख किस शासक द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया? तो वहां कंफ्यूज हो जाओगे। तो ध्यान रखना कि अशोक का जो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है वो फिरोज शाह तुगलक द्वारा लाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के किस स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक द्वारा मेरठ से दिल्ली लाया गया? अब फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा लेके आया था मेरठ से दिल्ली? दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, ठीक है। ये दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, आप ये तो ऐसे याद कर लेंगे, मगर आप ये जरूर याद करना कि ये दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख कौन लेके आया था? फिरोज शाह तुगलक लेके आया था। प्रयाग वाला कौन लेके आया था? अकबर लेके आया था। नेक्स्ट है, अशोक के किस स्तंभ लेख पर मोर का चित्र बना हुआ है? ठीक है, तो अशोक का कौन सा स्तंभ लेख है जिसमें मोर का चित्र बना हुआ है? लोरिया नंदनगढ़। लोरिया नंदनगढ़ जो चंपारण बिहार में है, उस स्तंभ लेख पे मोर का चित्र बना हुआ है। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? तो नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? धनानंद। ये आपने जो चंद्रगुप्त मौर्य का सीरियल लगा आपने देखा होगा, तो उसमें आपको पता होगा कि धनानंद जो था वो नंद वंश का एक अंतिम राजा था। और धनानंद जो था वो किसका समकालीन था? सिकंदर का समकालीन था। ये भी आपने अगर चंद्रगुप्त मौर्य का अगर आपने सीरियल देखा होगा, पहले टीवी में आया करता था, तो आपको ये पता होगा कि धनानंद और सिकंदर जो है एक दूसरे के समकालीन थे। और धनानंद जो था वो नंद वंश का अंतिम राजा था। और धनानंद के बाद नंद वंश समाप्त हो गया था। उसके बाद कौन आया था? मौर्य वंश आया था, चंद्रगुप्त मौर्य जो उसका संस्थापक था या पहला शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? ये क्वेश्चन जरूर याद रखना कि किसका उत्तराधिकारी कौन था, या किसके बाद कौन आया, कौन गद्दी पे बैठा। तो शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? तो था कालाशोक, ठीक है। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? कालाशोक। कालाशोक वो बंदा है जिसके टाइम पे, ठीक है, आपने अगर मेरा बौद्ध भगवान वाला अगर आपने वो वीडियो देखा होगा, राइट, बुद्धिज्म के ऊपर, तो उसमें मैंने बताया गया है जो बौद्ध संगति हुई थी, यानी कि बौद्ध संगति का मतलब होता है महासभा। तो 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं। तो काल अशोक के समय दूसरी बौद्ध संगति हुई थी, राइट। और कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। अगर आपको ये बौद्ध संगति वाले के बारे में, मतलब बौद्ध के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में पढ़ना है, तो मेरा एक वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे है, वहां जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी था कौन था? कालाशोक था। कालाशोक कौन था? कालाशोक वो शासक था जिसके टाइम पे द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। और कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। ये बहुत बुद्धिज्म हिस्ट्री के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट मेरे को चैप्टर है। वहां से क्वेश्चन बन जाता है, बना भी है, पीछे हिस्ट्री में देखोगे आप, ठीक है, और आगे भी बनता रहेगा। तो उसको अच्छे से कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अजात शत्रु किसकी हत्या करके मगध की गद्दी पे बैठा था? तो अजात शत्रु जो था वो किसकी हत्या करके मगध की गद्दी पे बैठा था? तो वो था बिंदुसार। तो बिंदुसार जो था, बिंदुसार ने उसके पिता, ठीक है, बिंदुसार उसके कौन थे? पिता थे। तो उनकी हत्या कर कर वो कहाँ बैठ रहा था? मगध की गद्दी पे बैठ रहा था।
और जो गद्दी पे बैठा था, तो उस समय क्या था, उसमें प्रथम बौद्ध संगति, यानी कि ये कह रहा है कि जो बिंदुसार क्या, एक मिनट, मुझे लगता है शायद ये थोड़ा आंसर गलत है। ये जो बिंदुसार है ना, ये बिंदुसार नहीं होना चाहिए, ये बिंबसार होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। इस क्वेश्चन को यहाँ छोड़ देते हैं, राइट? मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि अजात शत्रु किसकी हत्या करके मगध की गद्दी पे बैठा था, माइट भी बिंबसार होना चाहिए उसके पिता की, क्योंकि जो प्रथम बौद्ध संगति हुई है वो राजगृह में हुई है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत आया था? जितने भी ये जो फॉरेनर बंदे थे जो आए थे, ठीक है, राजदूत जितने भी आए थे, जिसके टाइम पे भी आए थे, चाहे अशोक के टाइम पे चाहे अकबर के टाइम पे, इंपॉर्टेंट है याद करना। चाहे आपके जो हरियाणा के जो महाराजा कौन थे वो, हर्षवर्धन, राइट, उनके टाइम पे भी कोई आया था। तो ये सब याद रखना है जिसको, ठीक है? आगे कर, मैं पूरी सीरीज में इसको कवर कर लूंगा, डोंट वरी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत आया था? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है मेगस्थनिज। कौन था? मेगस्थनिज। मेगस्थनिज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे दरबार में आया था। और ये कौन था मेगस्थनिज? एक यूनानी राजदूत था, ठीक है? मेगस्थनिज की एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो पूछी जा चुकी है, आगे पूछी जाएगी, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इंडिका पुस्तक है वो किसने लिखी थी? क्या इंडिका पुस्तक के रचयिता कौन है, लेखक कौन है? तो कौन है? मेगस्थनीज है। कौन है? मेगस्थनीज जो है वो इंडिका पुस्तक के लेखक है। और मेगस्थनीज किसके थे राजदूत? यूनानी राजदूत थे। किसके थे? तो ये थे सेलुकस निकेटर के। सेलुकस निकेटर के राजदूत थे मेगस्थनीज, जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका पुस्तक लिखी थी। और ये किसके राज दरबार में आए थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आए थे। इसी एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर हो गए, इसको अच्छे से कर लेना। चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में कौन आए थे? मेगस्थनीज आए थे। मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिका पुस्तक लिखी है। राजदूत किसके थे ये थे सेल्यूकस निकेटर के। और ये कौन थे? ये एक यूनानी राजदूत थे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ रहा होगा। अगर आपको ये चीज अच्छे से दिमाग में बिठाना है तो आई रिक्वेस्ट टू यू कि वीडियो को 2-3 बार आप देखिए, आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगे सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी? आई थिंक ये इसका आंसर सबको पता होना चाहिए कि जो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी। तो वो लिखी थी चाणक्य ने। और चाणक्य के दो नाम और थे, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि कौटिल्य किसे कहते थे? चाणक्य को कौटिल्य कहा जाता था। या विष्णुगुप्त किसे कहा जाता था? तो वो भी चाणक्य को ही कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो किस धर्म को मानते थे, किस धर्म के अनुयायी थे? तो वो थे जैन धर्म के। ये मैंने आपको बताया था आगे कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हुई थी? उपवास के दौरान हुई थी ना, क्योंकि जैन धर्म के अंदर क्या कहते हैं कि मोक्ष की जो प्राप्ति जो है वो मतलब जो आपका जीवन का जो अंतिम समय है उसके अंदर आप उपवास कीजिए और मोक्ष की प्राप्ति कीजिए, ऐसा कुछ था उस समय। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या था, जो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म को माना करता था। और उसी के कल्चर के अकॉर्डिंग ही उसने उपवास किया था अपने जीवन के अंतिम समय में, और उसकी मृत्यु हो गई थी। सिकंदर किसका शिष्य था? तो सिकंदर किसका शिष्य था या सिकंदर के गुरु कौन थे? तो कौन थे? अरस्तु थे। सिकंदर के जो गुरु थे वो कौन थे? अरस्तु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर द्वारा पोरस का युद्ध, सॉरी, सिकंदर और पोरस का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिकंदर और पोरस का जो युद्ध हुआ था वो किस नदी के किनारे हुआ था? झेलम नदी के किनारे हुआ था। कहाँ हुआ था? झेलम नदी के किनारे हुआ था सिकंदर और पोरस का युद्ध। अशोक के शासनकाल में प्रशासन की सबसे छोटा पद कौन सा था? ये मैंने पहले भी आपको बोला था, दोबारा बोल रहा हूँ। जितनी भी पोजीशंस है, चाहे वो अशोक के टाइम में चाहे अकबर के टाइम में, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको याद करके जाना। अपने सीरीज में कहीं ना कहीं मैं इसको कवर करूंगा। आप आगे की सीरीज में जाके चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि अशोक के शासनकाल में प्रशासन का जो सबसे छोटा पद था ना वो कौन था? तो वो था गोप। उसको क्या कहते थे? गोप कहते थे। और गोप क्या था? वो 10 गांव का प्रशासन संभालता था। यानी कि एक सबसे जो छोटा पद था वो था, उसका नाम था गोप। और गोप के अंडर में कितने लोग आते थे, मतलब कितने गांव आते थे? तो 10 गांव आते थे। तो 10 गांव को एक बंदा संभालता था जिसको कहते थे गोप। और अशोक के शासनकाल में वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटा पद हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य
के प्रांतों को क्या कहा जाता था? क्वेश्चन ये, मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि जैसे आज के टाइम में इंडिया है, तो इंडिया के बहुत सारे राज्य हैं, हम क्या कहते हैं उनको? राज्य कहते हैं उनको। तो ये कहते हैं कि मतलब अशोक के टाइम में या मौर्य साम्राज्य के टाइम में जो प्रांत हुआ करते थे, उसको कहा क्या कहते थे? उसे कहते थे चक्र। क्या कहते थे? चक्र कहा जाता था। अशोक के शासनकाल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन-सी थी? तो अशोक के सबसे, हाँ, ये अलग है। देखिए, अब वो जो था वो पद था, ठीक है? ये कह रहा है कि अशोक के शासनकाल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन-सी थी? मैं थोड़ा डिफरेंस बताता हूँ क्या होता है। वो बात कर रहा था पिछले क्वेश्चन के अंदर कि जो पोजीशन कौन-सी थी, जो सबसे छोटी पोजीशन थी, ठीक है? वो कौन-सी पोजीशन थी? वो थी किसकी? गोप की। किसकी थी? गोप की। जो 10 जो गाँव थे उनको सँभाला करता था। ये कह रहा है कि जो प्रशासन था उनका, ठीक है? जैसे डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट में जो सबसे छोटा था, जो सबसे छोटा जो उनकी इकाई थी, उससे क्या थी? वो थी ग्राम, ठीक है? ग्राम थी, जिसका मुखिया क्या होता था? ग्रामिक होता था। मगर जो मुखिया जो ग्रामिक होता था ना, ये अशोक के प्रशासन के अंदर इंक्लूड नहीं था। जैसे आज के टाइम में तो क्या है, आज के टाइम में अगर आपने पॉलिटी पढ़ते होगे तो आपने देखा होगा कि जो ग्राम पंचायत है या पंचायत जो है वो अब संविधान के अंतर्गत है, राइट? तो जो एक छोटे से गाँव के अंदर भी कोई मुखिया होगा ना, या मतलब कि सरपंच होगा और जो उसके नीचे पंच हो गए, तो वो सारे-सारे प्रशासन के अंदर आते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? किसी इंडिया के अंदर कहीं भी दूर जहाँ पे पंचायत लागू, कई कई जगहों पे तो पंचायत लागू नहीं होती। कहीं पे भी अगर जहाँ पंचायत लागू होती है, वहाँ छोटा-सा गाँव क्यों ना हो, उस गाँव के अंदर सरपंच के नीचे जो पंच भी आते हैं ना, वो भी प्रशासन की इकाई के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है? मगर यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, नहीं सबसे छोटा विभाग या सबसे छोटी जो चीज़ थी वो क्या थी? वो ग्राम था प्रशासन की, ठीक है? उसका मुखिया होता था ग्रामिक, मगर ग्रामिक जो होता था, जो मुखिया होता था, वो प्रशासनिक पद्धति के अंदर नहीं आता था, ठीक है? वो अपने आप ही बन जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का शार-ए-कूना अभिलेख किस भाषा में लिखा गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शार-ए-कूना अभिलेख है, ठीक है? वो किस भाषा में लिखा गया है? तो किस भाषा में लिखा गया है? वो ग्रीक भाषा में लिखा गया है। जो अशोक का शार-ए-कूना अभिलेख है, वो कौन-सी भाषा में लिखा गया है? ग्रीक भाषा में लिखा गया है। अशोक के टाइम में कई सारी भाषाओं का प्रयोग हुआ है। ख्रोष्टी भाषा का भी है, ब्रह्मलिपि का भी हुआ है, ठीक है? मैं यहाँ पूछ रहा है कि जो शार-ए-कूना अभिलेख है, वो किस भाषा का है? वो ग्रीक भाषा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में चर शब्द का क्या मतलब है? यानी कि जो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, उसके अंदर एक शब्द है चर, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है गुप्तचर, ठीक है? अर्थशास्त्र में जो शब्द है चर, इसका मतलब क्या है? गुप्तचर। इसको तो आप बहुत जल्दी ईज़िली याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस स्तंभ लेख में भू राजस्व क्या होता है? मतलब जो भूमि का टैक्स होता है, ठीक है? लैंड टैक्स जिसे कहते हैं, कि दर घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया था। मतलब अशोक ने क्या किया था, अपने स्तंभ लेख में लिखवा दिया था कि अब से जो टैक्स है ना, ठीक है, वो 1/8 भाग हो गया है। तो कौन से स्तंभ लेख में लिखा गया था ये? तो उस नाम क्या उसका? उसका नाम है रूमीदेई। रूमीदेई जो स्तंभ लेख है, उस लेख में ये बताया गया है कि जो भू राजस्व की जो दर है ना, वो अब घट चुकी है, ठीक है? जो अब जो टैक्स होता है ना, लैंड टैक्स होता था, वो घट के 1/8 भाग कर दिया गया है। और जो रूमीदेई जो जो अभिलेख है ना, इसका स्तंभ लेख है, ये अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख माना जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा कि अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन-सा है? तो कौन-सा स्तंभ लेख जो अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है? तो वो है रूमीदेय स्तंभ लेख। रूमीदेय स्तंभ लेख में क्या बोला गया है? क्या बताया गया है? तो उसमें बताया गया है कि जो भू राजस्व की जो दर है, वो अब घट गई है और कितनी हो गई? 1/8 भाग कर दिया गया है उसको। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, मैंने हिस्ट्री के अंदर बहुत डीपली जहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे, वो सारे निकाले हैं, क्योंकि किसी भी पीसेस के एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको अच्छे से तैयारी करके जानी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अशोक का कौन सा स्तंभ लेख सबसे लंबा है? तो छोटा तो हमने कर लिया ऊपर, ठीक है? कौन सा था? रूमीदेई। अब सबसे बड़ा लंबा स्तंभ कौन सा है? तो है सातवां, ठीक है? सातवां जो स्तंभ लेख है, मैंने सॉरी ना नाम नहीं लिखा, मैं आगे बता दूंगा आपको। जो सातवां स्तंभ लेख है, वो सबसे लंबा स्तंभ लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्स्थनीज के अनुसार अशोक के प्रशासन में कितने मंडल थे?
मैग्नस की बुक थी इंडिका, राइट? कहाँ का था? यूनान का था, ठीक है? इसके अनुसार अशोक के प्रशासन में कितने मंडल थे? तो अशोक के प्रशासन में उसके हिसाब से 30 सदस्यों का एक मंडल होता था, ठीक है? 30 सदस्यों का एक मंडल होता था, जिसमें 6 समितियाँ होती थी और प्रत्येक समिति के 5 सदस्य होते थे, ठीक है? जो आप ये क्वेश्चन माइट भी हो सकता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स में ना आए, ठीक है? मगर आज जब मेंस का एग्ज़ाम लिखोगे तो वहाँ पे आप बता सकते हैं कि अशोक के प्रशासन में कितना होता था? एक 30 सदस्यों का एक मंडल होता था, जिसमें 6 समितियाँ होती थी और हर एक समिति के कितने सदस्य होते थे? 5 सदस्य होते थे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बिक्री कर के मूल्य के रूप में मूल्य का कितना भाग वसूला जाता था? मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो अशोक का टाइम था उसमें जो बिक्री कर होता था, मतलब जो टैक्स लगाते थे ये लोग, उसके अंदर रुपए का कितना भाग वसूल किया जाता था? तो कितना भाग होता था? 10वां भाग होता था। यानी कि अगर मान लो कोई 100 रुपए की चीज है तो 10वां भाग आपको गवर्नमेंट को, मतलब अशोक को देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ मतलब चौथी बुद्ध संगति किस स्थान पे हुई थी? चार बौद्ध संगति हुई थी, मैंने आपको बताया था, ठीक है? तो चार चार बौद्ध संगति के अंदर जो चौथी बौद्ध बौद्ध संगति हुई थी वो कौन से स्थान पे हुई थी? वो तो कुंडल वन में हुई थी, ठीक है? जब कुंडल वन में संगति चल रही थी तो उसमें शासक कौन था? क्वेश्चन ऐसे बनता है कि चौथी बौद्ध बौद्ध संगति जो कुंडल वन में हुई थी, उस समय ये किसके शासनकाल में हुई थी? तो किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिगंबर या जैन धर्म, ठीक है, का प्रधान कौन बना? जैन धर्म में क्या था कि दो भाग बढ़ गए थे। अगर आपने अभी मैंने शायद क्वेश्चन डाले नहीं है, शायद उसमें माइट भी मेरे पिछले वीडियो में हो गए। जैन धर्म के दो भाग थे, राइट? दिगंबर और श्वेतांबर, ठीक है? तो जो जैन धर्म का जो दिगंबर वाला पार्ट था उसका प्रधान कौन बना था? जब ये दो भागों में बटे थे उसका प्रधान कौन बना था? तो कौन बना था? भद्रभाहु। जो जैन धर्म था पहले तो एक ही हुआ करता था। उसके बाद क्या था कि उसके बाद इनकी विचारधाराओं में थोड़ा-सा मतभेद हुआ। तो जो दिगंबर थे और श्वेतांबर थे, दिगंबर वो लोग हैं जो मतलब वस्त्र नहीं पहनते, राइट? वस्त्र बिल्कुल मतलब बिना बिना उनके रहते हैं, वस्त्रों के रहते हैं, वो दिगंबर होते हैं। तो जो दिगंबर थे, जो उनके जो प्रधान थे वो थे भद्रभाऊ, ठीक है? और दूसरा वाला पार्ट कौन-सा था? वो श्वेतांबर। यानी कि आप देखा होगा जो पूरे मतलब श्वेत वस्त्र पहन के सफ़ेद कपड़े पहन के रखते हैं वो श्वेतांबर है। वो भी जैन धर्म ही है, मगर जैन धर्म के वो दूसरे पार्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ ही गया। श्वेतांबर जैन धर्म का प्रधान कौन था? तो दिगंबर का तो हमने देख लिया। अब जैन धर्म का जो श्वेतांबर है उसका प्रधान कौन था? तो वो थे स्थूलभद्र। तो स्थूलभद्र जो थे वो श्वेतांबर जैन धर्म के प्रधान थे और भद्रभाव किसके थे? वो दिगंबर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, छठी शताब्दी में भारतवर्ष 16 जनपदों पदों में बढ़ गया था। इतना तो हमें पता है कि जब छठी शताब्दी हुई थी तो भारतवर्ष में 16 जनपद थे, ठीक है? इनकी जानकारी हमें किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है? मतलब किस बौद्ध ग्रंथ से हमें मालूम पड़ता है कि छठी शताब्दी में जो जनपद था वो 16 भागों में बटा हुआ था? तो उसका आंसर है अंगुत्तर निकाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा इसको अच्छे से रट लेना इस क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा चांसेस का आने का कि छठी शताब्दी में भारत ये कैसे भी घूम के आ सकता है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम डिट्टो ऐसा नहीं आएगा, कैसे भी घूम के आ सकता है। मगर इसका आंसर याद रखना कि जो छठी शताब्दी में भारत में जो 16 जनपद है ना, उसकी जो जानकारी हमें जो मिलती है वो बौद्ध ग्रंथ के कहाँ कौन से बौद्ध ग्रंथ से मिलती है? तो उसका आंसर है अंगुत्तर निकाय से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का पुराना नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाभारत का पुराना नाम था जय संहिता। आई थिंक ये कई लोगों को पता होगा कि महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता। और ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है और इसका पुराना नाम क्या था? जय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्राद्ध की प्रथम श्राद्ध की प्रथा सबसे पहले किसने शुरू की थी? यानी कि जो श्राद्ध जो आज के टाइम में हम करते हैं, सबसे पहले किसने शुरू किया था श्राद्ध? तो निमि ने शुरू किया था, निमि। ये क्या थे? दत्तात्रेय ऋषि के पुत्र थे ये। दत्तात्रेय ऋषि के जो पुत्र थे निमि, इन्होंने सबसे पहले श्राद्ध की प्रथा का शुरू किया था अपने पिता की मृत्यु के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की क्या थी? उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की क्या थी? क्वेश्चन थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा क्या थी? निशिक और शतमान।
क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि उत्तर वैदिक काल में मुद्राओं को क्या कहते थे? मुद्रा जो थी उसे क्या कहते थे? उसको निशिक और शतमान कहते थे। ये क्वेश्चन मैं दोबारा देखूंगा एक बारी, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर आई है। सत्यमेव जयते किस उपबंध से लिया गया है? तो मुंडकोप निषेध से लिया गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत कॉमन भी है। आई थिंक ये भी सबको पता होगा कि सत्यमेव जयते जो शब्द है वो हमने कौन से उपनिषेध से लिया गया है? मुंडकोप निषेध से। किससे लिया गया? मुंडकोप निषेध से लिया गया है सत्यमेव जयते। ये सत्यमेव जयते तो आपने हर एक जो कोर्ट होता है उस कोर्ट में, मतलब लॉ के अंतर्गत लिखा होता है, भारत के संविधान में भी लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद काल में सतलज नदी का क्या नाम था? ठीक है, पहले भी बताया गया था, जो ब्यास नदी का है ना, विपाशा था, विपाशा। और ऋग्वेद काल में सतलज नदी का क्या नाम था? तो आंसर क्या है? शतुद्री। ठीक है, क्या है? शतुद्री। ऋग्वेदिक काल में सतलज नदी का नाम क्या था? शतुद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में सबसे पवित्र कौन सी नदी मानी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी नदी मानी गई है? सरस्वती नदी मानी गई है ऋग्वेदिक काल में सबसे पवित्र नदी। गंगा भी ऑप्शन में हो सकता है, गंगा टिक मत करके आना, सरस्वती थी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको क्वेश्चन सही लगे होंगे। मैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा इसी सीरीज के अंदर, पार्ट 7 लेके आऊंगा, राइट। आप इस जो वीडियो जो पार्ट 5 तक है या पार्ट 6 जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर दूंगा, आप उसको अच्छे से पढ़ना, राइट, नोट्स बनाना। और मैं कोशिश करूंगा कि इस कंप्लीट हिस्ट्री के अंदर, सीरीज के अंदर मैं आपको सारा कुछ कवर कराऊं। ओके, तो तब तक के लिए ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।